नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। देखिए, आज से हमारी एक नई सीरीज शुरू हो रही है जिसमें आपको वीकली करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिलने वाला है। इसमें जो सेगमेंट मैं आपका कवर करने वाली हूँ वो हो जाता है साइंस एंड टेक का पोर्शन, और साथ ही साथ जो स्टैटिक पोर्शन होता है यानी कि पर्सन इन न्यूज़, प्लेस इन न्यूज़, अवार्ड्स किसको दिए गए हैं, कौन सा अवार्ड है, ये सारी चीज़ें, प्लस आपका साइंस एंड टेक से जुड़े हुए यानी कि कौन सा नया मिशन लॉन्च किया गया है, कौन से एयर स्पेस या इससे संबंधित ये भी आपको दिखाई देगा। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कोई रोग है, कोई आपका वायरस है, ये इन सारी चीज़ों का डिटेल में एनालिसिस होने वाला है। तो वीकली आपको ये मिलेगा, हर संडे आपको मिलेगा, हर संडे आपको 1 बजे ये वीडियो पहुंच जाएगा आप सभी के पास। तो जो भी बच्चे वीकली कंपाइलेशन चाह रहे थे, फाइनली उनकी ये विश पूरी हो गई है। चलो अब देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 टॉपिक हैं जो पूरे वीक चर्चा में रहे हैं, हम उन्हीं को इसमें कवर करेंगे ताकि एक बार में आपको अच्छी न्यूज़ पता चल जाए। अब यहाँ पर है 5 चीज़ें जो पूरी वीक बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं। एक है आपका मंकी पॉक्स, दूसरा हो जाता है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल क्यों है चर्चा में? क्योंकि भारत ने यूक्रेन को ये अस्पताल जो है भीष्म पोर्टेबल अस्पताल जो है वो दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पार्किंसंस रोग के प्रबंधन के लिए स्मार्ट सेंसर विकसित किया गया है, और है आपका पोखरण में आसमान से गिरा एयर स्टोर्स। तो इन सारी चीजों पर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहली न्यूज, पोखरण में आसमान से गिरा एयर स्टोर, इसके बारे में। देखिए, तो भारतीय वायुसेना यानी कि IAF ने एक लड़ाकू विमान के तकनीकी खराबी के कारण पोखरण फायरिंग रेंज के पास एयर स्टोर छोड़ दिया। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो एयर स्टोर था जो छोड़ा गया, आखिर जो तकनीकी खराबी के कारण गिर गया, इसकी स्पेसिफिकेशन या फिर महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या क्या थी। एयर स्टोर एक खास तरह का उपकरण या कंटेनर होता है बेसिकली, और ये फाइटर जेट्स पर लगाए जाते हैं। और ये जो कंटेनर हैं अगर फाइटर जेट्स पर लगे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्यों लगे होंगे, यानी कि इसमें आपके हथियार, परमाणु, बारूद, इनसे संबंधित जो चीजें हैं वो इस कंटेनर में स्टोर करी जा रही होंगी। ठीक है, तो एयर स्टोर कई तरह की सामग्री से भरा होता है। इसमें होता है आपका विस्फोटक सामग्री जैसे कि बम और मिसाइलें, ईंधन, जेट ईंधन, वायु ईंधन, ये सारी चीजें। ठीक है, समुद्री जो युद्ध सामग्री होती है ये होती है आपकी, और आपूर्ति या जरूरी उपकरण इस आपके कंटेनर में रखे जाते हैं। इसका उपयोग विभिन्न सैन्य मिशनों के लिए किया जाता है। इसमें लड़ाई की तैयारी भी शामिल है, लॉजिस्टिक सपोर्ट इससे दिया जाता है, और अन्य अभियानों के जो उपकरण हैं वो इसमें क्या है, शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं एयर स्टोर रिलीज होने के परिणाम क्या हो सकते हैं। यदि किसी फाइटर जेट से गलती से, जैसे कि आपका गलती से गिरा, ठीक है, तकनीकी खराबी के कारण गिरा, तो अगर ये गिर जाता है या रिलीज हो जाता है तो ये खतरनाक जो इसके परिणाम है देखने को मिलेंगे। रीजन क्या है? अगर ये आबादी वाले क्षेत्र पे गिर गया, क्या है इसमें? परमाणु हथियार है, परमाणु बम है, गिरेगा, ब्लास्ट हो सकता है, वहां की जनता को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो यदि एयर स्टोर से विस्फोटक सामग्री जो है वो अगर गिर जाती है तो आसपास के क्षेत्र में गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। विस्फोट के कारण जान माल को हानि भी हो सकती है और बुनियादी ढांचों को नुकसान भी पहुंच सकता है। मान लीजिए किसी ऐसे स्टैचू पर गिर जाए जो सरकार ने अभी अनावृत करी, हमने शिवाजी स्टैचू के बारे में बात करी, गिर गया वो, ठीक है, उसके बाद वहां की जनता से प्रधानमंत्री मोदी जी को माफी तक मांगनी पड़ी, क्योंकि वो क्या है, आइडियल है, जिनकी वो मूर्ति गिर गई है वो उन लोगों के आइडल थे। ठीक, और जो गिरना था वो अच्छा नहीं था। और जैसे ही यहाँ पर भी हो सकता है कि अचानक से अगर ये किसी स्टैचू पे गिर जाए, बुनियादी इमारत पर गिर जाए, तो बहुत ही ज़्यादा ये खतरा उत्पन्न कर सकती है। आम जनता के घर के ऊपर अगर गिर जाए तो भी इससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ईंधन से भरे एयरपोर्ट से गिरने से आग लग सकती है। ये आसपास की वस्तुओं और लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि एयर स्टोर में जरूरी आपूर्ति या सैन्य उपकरण होते हैं तो इसके गलती से रिलीज लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को क्या कर सकती है, बाधित भी कर सकती है। इसमें मशीन की तैयारी और संचालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी न्यूज की। पहली न्यूज आई होप आप सभी के लिए क्लियर हो गई होगी। अगर पहली न्यूज में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये हर वीक हमारा सेशन चलेगा। आपको करना क्या है, सिर्फ 1 मेंशन कर देना है, और वर्स्ट न्यूज में आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या समझ में नहीं आया, उसको सिर्फ मेंशन कर देना है। नेक्स्ट वीक 1 बजे आपकी जब न्यूज आएगी नेक्स्ट वीक को, तब मैं उस चीज को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो इससे हमारा जो कॉन्वर्सेशन है वो बना रहेगा, आपकी चीजें मेरे तक पहुंचती रहेंगी और कॉन्वर्सेशन गैप क्रिएट नहीं होगा। स्टूडेंट,
जो भी चीज़ें अगर आपकी क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से हम आगे इसको मेंटेन करके चलेंगे। चलो अब बात करते हैं पार्किंसंस रोग के प्रबंधन के लिए आपका स्मार्ट सेंसर विकसित किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं भाई कि ये क्या है और कैसे काम करने वाला है। देखिए, तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान के द्वारा पोर्टेबल स्मार्टफोन आधारित फ्लोरोसेंस टर्नआउट सेंसर प्रणाली विकसित की गई है, ठीक है। ये पार्किंसंस बीमारी की रोकथाम में क्या करेगी, आपको सहायता प्रदान करेगी। यह सेंसर शरीर में एल-डोपा की सांद्रता का सटीक पता लगाने में मदद करेंगे, ठीक है। एल-डोपा आपके शरीर में जो मौजूद होता है, अब ये जब आपको पता चल जाएगा कि एल-डोपा की कितनी मात्रा आपकी क्या है, सांद्रता क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है वो आपकी खुराक यानी कि दवा तय करेगा, ठीक है, कि इतनी मात्रा में इसको इतनी दवा देनी है क्योंकि इसका एल-डोपा जो है वो इतनी मात्रा में है। और सटीक दवा देने पर ही वो असर करती है क्योंकि बीमारी ऐसी है जिसमें आपके एल-डोपा में कमी होने लगती है, ठीक है। रोगी के जैविक नमूनों से यह पता लगाने पर कि क्या एल-डोपा का स्तर कम है, यह सेंसर रोग से प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक खुराक को समायोजित करता है। और जितना आपका एल-डोपा कम होगा उतना ही फिर वो क्या करेगी, उतने ही एमएल में दवाई तैयार होकर के उस व्यक्ति को दी जाएगी, ठीक है। इसमें पार्किंसंस की प्रभावी रोकथाम के लिए एल-डोपा की आवश्यक सटीक खुराक का पता लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है, आपकी नसों न्यूरोलॉजिकल से संबंधित बीमारी है, ठीक है। पार्किंसंस दिमाग के खास हिस्से को क्या करती है, धीरे धीरे धीमा करती रहती है और इससे क्या होता है, खराबी आ सकती है। यह न्यूरॉन कोशिकाओं में लगातार गिरावट की वजह से होती है। इससे हमारे शरीर में डोपामाइन यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर में काफी कमी आ जाती है। एल-डोपा एक रसायन होता है जो हमारे शरीर के डोपामाइन में परिवर्तित हो जाता है और इसीलिए एंटी पार्किंसंस दवाओं के रूप में ये क्या है, कार्य करता है। और इसीलिए हम एल-डोपा को मेजर करते हैं और अब इस सेंसर के द्वारा हम मेजर कर पाएंगे और उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, हम उस रोगी को दवाई दे पाएंगे ताकि वो क्या करे, ये जो कमी हो रही है हमारे शरीर में उसको पूरा कर सके और रोगी को राहत पहुंचा सके, ठीक। ये डोपामाइन की कमी को पूरा करने में मदद करता है। जब तक शरीर में एल-डोपा की सही मात्रा नहीं दी जाती है तब तक रोगी ठीक नहीं होता है, इसलिए मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे रोगी की उम्र बढ़ती है न्यूरॉन्स की निरंतर आप देखोगे हानि होती रहती है और एल-डोपा की तब आवश्यकता बढ़ जाती है। एल-डोपा की अधिक मात्रा से रोगी को डिस्किनेशिया, गैस्ट्राइटिस, साइकोसिस, पैरानोया, आर्थोस्टेटिक और हाइपोटेंशन जैसी गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें मात्रा एकदम बराबर देनी है। एल-डोपा की बहुत कम मात्रा से पार्किंसंस के लक्षण वापस आ सकते हैं। आगे बात करते हैं पार्किंसंस की चिकित्सा में एल-डोपा के अधिकतम स्तर की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए एल-डोपा की निगरानी के लिए एक सरल, किफायती और संवेदनशील तथा त्वरित विधि बहुत ही ज्यादा आवश्यक थी जिसका अब निर्माण हो चुका है। अब देखेंगे भीष्म पोर्टेबल अस्पताल के बारे में। 72 क्यूब्स से ये आपका बन जाता है, ठीक है। इसको हाल ही में यूक्रेन को दिया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की से मिले थे वहां पर उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम युद्ध को रोकने में आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब मैं पुतिन से मिला तो मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल करके कहा कि ये युद्ध का सही समय नहीं है, ठीक है। और इसी दौरान जब ये यात्रा पे गए तो इन्होंने इनको 4 भीष्म पोर्टेबल दिए थे। यह विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल हो जाता है जो भारत ने विकसित किया है। कहीं भी इसे 72 क्यूब्स में जोड़ करके ले जाया जा सकता है। इसमें एक साथ 200 से अधिक घायलों का इलाज हो सकता है। कुशल प्रबंधन, वास्तविक समय की निगरानी के लिए डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी इसमें प्रयोग किया गया है, यानी कि एआई से लैस है। इसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत भारत ने स्वदेशी रूप से तैयार किया है। इसे हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया? हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड। हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड एक मिनी रत्न श्रेणी की कंपनी हो जाती है और इसकी स्थापना 1966 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। चलो आगे आ जाते हैं। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम आखिर ये क्या है जिसको EEE बोला जा रहा है? ये आपका गुजरात में फैल रहा है और ये गुजरात के 33 में से 26 जिलों में अब आपका फैल चुका है, ठीक है। ये चिकित्सीय रूप से समान न्यूरोलॉजिकल अभिव्यक्तियों का एक समूह होता है जिसे इंसेफेलाइटिस की एक गंभीर स्थिति कहते हैं। इसमें कई अलग अलग आपके वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी, स्पाइरोकेट्स, रासायनिक विषाक्त आदि पदार्थों के कारण ये आपका फैलता है, ठीक है। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस भारत में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का प्रमुख कारण बन रहा है।
इसके लक्षण होते हैं अचानक तेज बुखार आ जाएगा आपको, संवेदी अंगों में आपको गड़बड़ी देखने को मिलेगी, उल्टी, दस्त या फिर नाक से आपके खून बहने लगेगा। यह रोग आमतौर पर बच्चों और युवा वयस्कों को प्रभावित करता है। बात करते हैं मंकी पॉक्स की जांच के लिए भारत की पहली स्वदेशी RT-PCR किट के बारे में, जो भारत ने विकसित करी है। आंध्र प्रदेश का एक स्टेट है उसके द्वारा, ठीक है, भारत में विकसित हुई है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार की अनुसंधान संस्था आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन ने ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक्स के साथ मिलकर के मंकी पॉक्स की जांच के लिए भारत की पहली किट विकसित करी है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस स्टेट ने करी है, किसके साथ मिलकर के करी है, तो स्टेट कौन है, आंध्र प्रदेश, और आपका मेडटेक जोन, इसको याद रखना है। पहली स्वदेशी क्या है, ये RT-PCR किट है जो आपकी जांच करेगी कि आपको मंकी पॉक्स है या नहीं है। इस किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भी मान्यता दे दी है। फाइनली इनको मान्यता दे दी गई है। ये कोरोना की दवा जैसी नहीं है कि जो बाबा रामदेव ने कह दिया कि भाई ये आपका इलाज कर देगी, ये वैसी बिल्कुल नहीं है। इसको पूरी तरीके से प्रमाणित किया गया है और आप इसका यूज कर सकते हो। हाल ही में आप सभी को पता होगा कि मंकी पॉक्स को WHO ने एक इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित किया था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा था और ऑल ओवर द वर्ल्ड के इस टाइम शायद 144 देशों में ये फैल चुका है। भारत, पाकिस्तान, यहाँ पर भी केसेस देखने को मिले हैं। आगे आ जाते हैं मंकी पॉक्स। तो एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से होती है। ये संक्रमण पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में देखा गया था। तो ये अभी तक किसमें होता था, बंदर में, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। लेकिन पहली बार ये इंसानों में कब देखा गया, तो 1970 में, और केस जो आया था कांगो गणराज्य से ही आया था, जहां से अभी आपका ये फैल भी रहा है। मनुष्य में मंकी पॉक्स का प्रसार संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क से होता है, यानी कि एक संक्रमित बीमारी है। ये एक जूनोटिक बीमारी है। ये गिलहरी, चूहे, बंदर की कुछ प्रजातियों में इस विषाणु के वाहक के रूप में ये कार्य करते हैं और उनमें देखने को मिलती है। इसमें होगा क्या कि आपको बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, सूजन होगी, पीठ दर्द होगा, मांसपेशियां दर्द करेंगी, शरीर पर आपके दाने लाल चकत्ते उभर आ जाते हैं। मंकी पॉक्स अभी तक कोई सुरक्षित या प्रमाणिक चिकित्सा इसकी उपलब्ध है नहीं हमारे पास। चलो आगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आज हमने डिस्कस करी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्लास में। कोई आपकी यदि क्वेरी रह गई है तो आपको लिखना है 1 2 3 4 5, उससे रिलेटेड न्यूज़ क्या आपकी रह गई है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।